हेलो दोस्तों। आज का जो टॉपिक है हमारा है रैखिक समीकरण। तो हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लीनियर मतलब क्या होता है? वन लाइन। लीनियर मतलब वन लाइन। ठीक है। तो एक लाइन का जो इक्वेशन होगा वो क्या कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन। मतलब कि एक जब सीधी लाइन को हम खींचेंगे तो वो आपका कहलाएगा लीनियर इक्वेशन। इसको कि हिंदी में हम लोग बोलते हैं रैखिक समीकरण। तो लीनियर इक्वेशन जैसे कि आपको यहाँ पे ड्रॉ किया गया है एक लाइन। ठीक है। तो ये जो लाइन आपका है ये आपका हो गया लीनियर इक्वेशन। ठीक है। जैसे कि दिया हुआ है 3x + 4y = 12। ये जो है आपका लीनियर लीनियर इक्वेशन है। मतलब कि यहाँ पे एक्स वाई का जो मान है आपका वो मतलब कि रखने पे आपका बढ़ते बढ़ेगा घटेगा, मतलब उसी के हिसाब से आपका चलेगा। तो यहाँ पे हम उसका डिफिनेशन देख लेते हैं रैखिक समीकरण का। तो रैखिक समीकरण क्या होता है उसके बारे में हम लेते हैं। एक सीधी लाइन रेखा, ठीक है, बनाने के लिए दिया गया जो समीकरण होता है, मतलब एक सीधी रेखा बनाने के लिए जो दिया गया समीकरण होता है एक रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि ये एक सिंगल लाइन है। उस लाइन को जैसे कि हम यहाँ ड्रॉ किए हैं कि ये लाइन क्या है? एक सीधी रेखा है। सीधी रेखा के लिए हम 3x + 4y = 12 जो है उसका एक इक्वेशन डाले हैं। तो इक्वेशन जो हो गया वही हो गया आपका रैखिक समीकरण। सीधी रेखा बनाने के गत पर अगर हम एक्स वाई के विभिन्न मान लेंगे तो इसके हमारे पास एक टेबल बन जाएगा। ठीक है। जैसे कि हम एक्स का वैल्यू यहाँ पे कुछ लेंगे, वाई का वैल्यू कुछ लेंगे, तो मेरा जो है एक टेबल तैयार हो जाएगा आपका। ठीक है। एक्स का अलग अलग वैल्यू का, वाई का अलग अलग वैल्यू का जो है टेबल तैयार हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह का जो टेबल मेरे पास तैयार होगा वही इसको मिलाने से जो बनता है निर्देशांक मिल जाएंगे। ठीक है। रेखा के लिए निर्देशांक मिल जाएंगे। जैसे कि हम मान लीजिए एक्स बराबर 1 लिए, वाई बराबर कुछ आया, मान लीजिए 2 आ गया। तो जब एक्स वाई का हम करेंगे तो एक्स बराबर आपका 1 रहेगा यहाँ और वाई बराबर 2 यहाँ रहेगा। तो ये पॉइंट आपका आएगा। फिर उसी तरह अलग पॉइंट मिलेगा, मान लीजिए यहाँ मिला, फिर यहाँ मिला, तो इस तरह से क्या बनेगा? एक लाइन बन जाएगा। उस लाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण। उदाहरण के लिए जो है x + y = क्या है? 1 है। अब यहाँ पे आता है कि x + y = जब 1 हुआ और ट्वाइस x जो है a + b = 9 है। तो ट्वाइस x - 7 = 3 है। आदि इस टाइप के जितने भी समीकरण होंगे, मतलब कि x + y ट्वाइस x + 3 y, इस टाइप के जो समीकरण होंगे, मतलब कि जिसमें हमको एक रेखा मिले, जिसमें हमको एक लाइन मिले, तो उस लाइन को जो हम बोलेंगे उसी को बोलेंगे हम लोग रैखिक समीकरण। मतलब कि सिंगल लाइन जो देता है। अब आ गया बात चर। चर को हम लोग पहले आपको पिछले कक्षा में समझा चुके हैं कि चर क्या होता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल। फिर भी हम यहाँ पे एक बार इसको हिंट कर देते हैं। ठीक है। तो वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल मतलब होता है वेरी करना, मतलब मान का बदलना। जैसे कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो मेरा डिस्टेंस जो है बदलते रहता है। उसी तरह वेरिएबल है, वेरिएबल का जो मान है उसका मान बदलते रहता है। वैसी राशि जिसका कि मान स्थिर नहीं रहता है, स्थिर नहीं होता है, वो क्या कहलाता है? चर कहलाता है। ठीक है। क्या कहलाता है? चर। जैसे कि एग्जांपल में एक्स वाई जेड ए बी सी, इस टाइप के जितने भी आएंगे ये सारे क्या कहलाएंगे? चर कहलाएंगे। जैसे कि मान लीजिए एक्स बराबर 1 आया, फिर मेरे इक्वेशन में अलग इक्वेशन में एक्स बराबर 2 हुआ, मतलब कि एक्स का मान जो है वो वेरी कर रहा है, मतलब बदल रहा है। कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, कभी 5 आएगा। इस तरह से जो है अलग अलग मान के लिए एक्स के जो मान आएंगे वो अलग अलग आएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एक्स बराबर y + 1। अब यहाँ पे जो है एक्स बराबर बराबर अगर हमको निकालना है, यहाँ पे क्या है? वाई पे डिपेंड होना पड़ेगा हमको। ठीक है। अब मान लीजिए वाई का मान कुछ रखते हैं, एक रखेंगे तो एक्स का मान कितना आएगा आपका? 2 आएगा। फिर वाई का मान अगर 2 रखते हैं तो एक्स का मान कितना आएगा? 3 आएगा। इस तरह से मतलब एक्स का जो मान है वो वेरी करते जाएगा। वाई के मान चेंज करने पे एक्स का मान जो भी है
वो वेरी करते जाएगा। तो ये क्या हो गया, वेरी जो करेगा उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल। अब बात आती है एक और आएगी कांस्टेंट, ठीक है, जिसको बोलते हैं अचर। अचर जो होता है जिसका कि मान जो है स्थिर रहता है, वो मान जो है आपका बदलेगा ही नहीं, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 5, मान लीजिए आप किसी को 5 रुपया दिए हैं, तो आप उससे 5 रुपया ही लीजिएगा, मतलब उसका मान आपका 10 नहीं हो जाएगा, लेकिन वो 5 का 5 ही रहेगा, ठीक है। भले जैसे कि 5 का आप मान लीजिए सिक्का दे, तो वो 5 का खुदरा दे दे, 2 रुपया 2 रुपया 1 रुपया करके दे दे, वो अलग बात है, लेकिन जो मान है वो 5 का 5 ही रहेगा, तो वो वेरी नहीं करेगा। अब बात आता है रैखिक समीकरण जो होता है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो एक चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण मतलब एक चर वाले रैखिक समीकरण, और दूसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो पहला जो होता है लीनियर इक्वेशन, जिसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर मतलब वन लाइन, इक्वेशन मतलब समीकरण, मतलब एक लाइन वाला जो समीकरण होगा उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल, वेरिएबल का मान इसमें कितना रहेगा, एक रहेगा। अब वहां पे जो सेकंड आएगा उसमें दो वेरिएबल रहेगा। वैसे समीकरण जिसमें चरों की संख्या एक होती है, मतलब कि चर अभी जो बताया कि चर जिसका कि मान बदलता है उसमें सिंगल रहेगा, मतलब एक ही रहेगा, वह एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे कि ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे जो है एक्स क्या है, चर है आपका, एक्स चर है, ये क्या है कांस्टेंट है आपका, बी भी कांस्टेंट है, एक्स का ये क्या है कोफिशिएंट है। अब देखिए अगर ये जीरो हो जाए तो ये पूरा टर्म्स जीरो हो जाएगा, तो बी का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, फिर ये कांस्टेंट हो गया। इसलिए ए बराबर अगर जीरो नहीं होता है तब हम इसको बोलेंगे कि ये समीकरण जो है रैखिक समीकरण है। अब बात आती है ए बी और सी जो है वो क्या, ए बी क्या है, ए और बी क्या है, ए बी जो है वो अचर है, ए बी का मान नहीं बदलेगा, ठीक है। लेकिन एक्स जो है वो क्या है, आपका चर है, ठीक है, एक्स क्या है, चर है। एक सरल रेखा ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो आलेख की एक ही बिंदु पर होता है, यानी बिंदु आरेख होता है, इसलिए यह एक अद्वितीय हल है। देखिए एक्स का मान जब यहाँ से हम निकालेंगे, एक्स का मान जो आएगा माइनस बी बटे ए आएगा, वो जो आएगा आपका एक बिंदु आएगा, क्या आएगा, एक एक बिंदु आएगा, ठीक है। अब बात आती है समीकरण को हल करने की विधि क्या होती है। अब देखिए कुछ होता है ना कि हाँ लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो क्या होगा, राइट से लेफ्ट ले जाएंगे तो क्या होगा, उसमें जब गुना करेंगे दोनों साइड तो क्या होगा, उसमें जब दोनों साइड भाग देंगे तो क्या होगा। मतलब ये सब जो है कुछ उनकी विधियां है जिसको कि हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग लिखते हैं 5x+3 इक्वल टू 2x+5। अब देखिए ये क्या है आपका इक्वल टू, इक्वल के इस साइड अगर हम किसी को लाते हैं तो वो क्या होगा, अगर प्लस है इधर तो इधर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अगर इधर से इधर ला देते हैं प्लस वाले को तो इधर क्या हो जाएगा कि माइनस। जैसे यहाँ के 5x है, 5x 2x को इधर लाना है तो क्या हो जाएगा, -2x। उसी तरह यहाँ 5 है, 3 को इधर लाना है तो -3 हो जाएगा। इस टाइप से ये मतलब इसका साइन जो है चेंज होता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं किसी समीकरण के दोनों पक्षों में समान राशि जोड़ने पर उनके योगफल भी समान रहते हैं। मान लीजिए कि कोई समीकरण है ए है और इधर क्या है बी है। सपोज दैट ए में हम जोड़ दिए सी और बी में भी जोड़ दिए सी। इसका जो आपका योगफल होगा, मतलब कि योगफल जो होगा उसका क्या होगा, समान होगा। मान लीजिए एक ए में सी जोड़े हैं तो उसका वैल्यू और बी में जो सी जोड़े हैं इसका वैल्यू दोनों क्या होगा, इक्वल रहेगा। किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों में समान राशि घटाने पर शेषफल भी समान रहता है। अब जैसे कि कुछ जोड़े, अब कुछ घटा देंगे, अब घटाने के बाद क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे क्या किया गया है, घटाया गया है, तो जब इसको घटाएंगे दोनों तरफ का वैल्यू भी क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, सेम रहेगा, कोई चेंज उसमें नहीं आएगा। यहाँ पे आता है रैखिक समीकरण के दोनों पक्षों को शून्योत्तर समान राशि से भाग देने से, मतलब शून्य से ज्यादा, ठीक है, शून्य से मतलब शून्य नहीं होगा, तो शून्य उत्तर राशि से भाग देने पर भागफल भी क्या रहता है, समान रहता है। जैसे कि यहाँ ए और बी है, तो मान लीजिए सी से हम इसको क्या किए, भाग दे दिए दोनों में, इसका जो वैल्यू आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा, दोनों वैल्यू क्या होगा, आपस में समान होगा, ठीक है।
अब जो है बोलता है किसी समीकरण के दोनों पक्षों को शून्योत्तर राशि से, मतलब शून्य राशि शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है, इनसे गुना करने पर ऐसे ही, तो जैसे मान लीजिए ए है और बी है, जीरो से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, और इसको भी जीरो से गुना करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। लेकिन शून्य से उत्तर, मतलब शून्य से ज्यादा जो राशि होगा, मतलब एक दो तीन चार पाँच छह कुछ भी समान राशि से गुना करने पर गुणनफल जो है उसका समान होता है। अब देखिए कोई भी राशि को जब हम मान लीजिए कि एक्स है, 5 से गुना किए तो 5x हो गया, उसी तरह वाई है, 5 से गुना किए तो वो 5y हो जाएगा। इस तरह से जो है, मतलब कि जब गुना करेंगे दोनों साइड सेम डिजिट से, मतलब सेम राशि से, तो उसका मान जो है, गुणनफल जो है कभी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा समान रहेगा। अब बात आती है दो चर वाले रैखिक समीकरण। पहले पढ़े क्या, एक चर वाले रैखिक समीकरण, अब पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या होगा कि जो वेरिएबल का संख्या होगा, जो वेरिएबल होगा, जैसे कि हम लोग बोलते हैं एक्स वाई जेड, ये सब, इसका जो संख्या होगा वो दो होगा, मतलब कि इससे दो ही लेंगे, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो वेरिएबल होगा। जैसे कि किसी भी संख्या में, समीकरण में उपस्थित चरों की संख्या दो होती है, तो उस, तो क्या बोलेंगे, उस रैखिक समीकरण को कहेंगे कि वो दो चर वाले रैखिक समीकरण है। क्या है, दो चर वाले, मतलब जैसे देखेंगे कि अगर उसमें दो वेरिएबल है तो उसको सीधा समझ लेंगे कि वो दो चर वाले रैखिक समीकरण है। जैसे कि एग्जांपल में आपका दिया गया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे है ए और बी को जीरो नहीं होना पड़ेगा, कि ए अगर जीरो हो जाएगा तो एक चर वाला बन जाएगा, फिर अगर बी जीरो हो जाएगा तो फिर भी एक चर बना हो जाएगा, अगर ए बी जीरो हो जाता है तो फिर तो सी कांस्टेंट बच जाएगा, कोई चर ही नहीं बचेगा, ठीक है। तो इसलिए ए और बी को यहाँ नॉन जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी जो, अब सी जो है आपका, ए बी और सी जो है वो क्या है, ये क्या है आपका अचर पद है, ठीक है, आपका अचर पद है। इसके बाद एक्स वाई जो है आपका, वो क्या है, चर पद है। एक्स वाई क्या है, चर है, मतलब एक्स वाई का मान। हाँ, तो यहाँ पे जो है आपका ए बी सी जो है आपका अचर है और एक्स वाई जो है आपका चर पद है। अब आता है कि रैखिक रैखिक समीकरण के महत्वपूर्ण तथ्य क्या होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो अब जो है, अब आता है कि जब रैखिक समीकरण का लेखा चित्र हमेशा एक सरल रेखा होता है। जैसे कि मान लीजिए इधर से आएगा, इधर से फिर आ गया, इधर से आ गया, ये जो है आपका एक सरल रेखा है, ये दूसरा सरल रेखा है, मतलब कि वो हमेशा जो होगा एक सरल रेखा ही होगा, मतलब इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। जब भी होगा वो तिरछा लाइन होगा, सीधा लाइन होगा, किसी तरह का भी होगा, लेकिन होगा वो लाइन ही होगा, इसलिए बोलेंगे उसको रैखिक समीकरण। तो अब यहाँ पे है x इक्वल टू जब c हो जाए जहां, ठीक है, तो c क्या है आपका, अचर है, ठीक है, c का क्या है, अचर है। तो y अक्ष के समानांतर सरल रेखा होगा। मान लीजिए जैसे ये आपका है y एक्स, ये x है, अगर बोलता है x बराबर क्या हो जाए c, मतलब ये मेरा x अक्ष है, x बराबर क्या हो जाए c। मान लीजिए कि x का वैल्यू क्या होगा, बनेगा, मान लीजिए यहाँ तक आया, चाहे कहीं आया, तो यहाँ से इसका लाइन कहाँ चलेगा, ऊपर, तो ये किसके है, ये y एक्स के क्या है, समानांतर है, ठीक है। अब बात आती है कि y इक्वल टू जब c हो जाए, ठीक है, जब y इक्वल टू सी हो गया, y का वैल्यू ये है आपका, मान लीजिए यहाँ पे आया, ठीक है, ये y है, ये आपका x है, तो y बराबर सी हो गया, तो ये क्या होगा, x अक्ष के समानांतर होगा, ये x अक्ष है, इसके समानांतर हो जाएगा आपका, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जो है आपका आता है, अब जब x बराबर जीरो हो जाए, ठीक है, जब x का मान जीरो हो जाए तो ये कौन सा लाइन बचेगा, y लाइन बचेगा, ठीक है, ये वाला लाइन तो क्या हो जाएगा आपका, पूरा जीरो हो जाएगा, तो कौन सा लाइन बचेगा, y लाइन। उसी प्रकार जब y का वैल्यू जीरो हो जाए तो क्या बचेगा, x लाइन बचेगा, ये लाइन बचेगा, ये लाइन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। रैखिक समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो चर वाले रैखिक समीकरण में अज्ञात चर एक्स वाई को हल करने के प्रमुख पांच विधियां हैं, ठीक है। पांच विधि दिया गया है, इसमें से हम लोग को तीन विधि पढ़ना है मुख्य रूप से, विलोपन विधि,
प्रतिस्थापन विधि और वर्ग गुणनखंड विधि। ये ग्राफिकल मेथड आपको ग्राफ में पढ़ाए देंगे, ठीक है। और तुलनात्मक विधि जो कि हम लोग क्या बोलते हैं उसको कंपेरिजन करते हैं, इसको भी हम थोड़ा बहुत बता देंगे, इससे इसका जरूरत आपको नहीं है, लेकिन ये 3 विधि जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ग्राफिकल विधि जो ये ग्राफ में इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको कि हम ग्राफ में आपको पढ़ा दिया करेंगे, ठीक है। पहला विधि जो आता है आपका वो है विलोपन विधि। विलोप कर देना मतलब कि एलिमिनेट कर देना, मतलब कि गायब कर देना, मतलब कि उसको लुप्त कर देना, ठीक है। तो विलोपन विधि जैसा कि नाम है मतलब कि उसको विलोप करने के ऊपर चलना है। जब दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने के लिए एक चर को विलुप्त कर एक चर में एक रैखिक समीकरण प्राप्त करते हैं, तब इस विधि को क्या कहते हैं, विलोपन विधि या एलिमिनेशन विधि। इसमें क्या होता है, मेरे पास तो 2 चर रहेंगे, 2 चर में हम क्या करेंगे, एक चर को जो है उसको लुप्त करने का प्रयास करेंगे। अब लुप्त कैसे करेंगे, जब मेरे पास 2 इक्वेशन रहेगा, ठीक है, तो एक चर को क्या करेंगे, दूसरे चर के बराबर करने का प्रयास करेंगे। वो कैसे बराबर करेंगे वो आगे हम अभी बताएंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग को हम समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और आप लोग भी समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब विलोपन विधि के लिए जो है कुछ आवश्यक चरण है, ठीक है, इसमें देखते हैं। सर्वप्रथम जो है, सर्वप्रथम दोनों समीकरण को उपयुक्त शून्येतर अचरों से किसी एक चर एक्स वाई को गुणांकों के संख्यात्मक रूप के समान करने के लिए गुणा किया जाता है। अब देखिए ये जो बताया आपको, इसका एक एग्जाम्पल हम देते हैं। जैसे कि आपका ये एग्जाम्पल हो गया, अब ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब जैसे वहां बोला गया है कि किसी एक चर को दूसरे चर के गुणात्मक या उसके मतलब कि गुणा के करके उसको बराबर करने का कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ क्या है आपका 2 है, यहाँ पे क्या है 3 है। अगर हम इस समीकरण पूरा को किससे 3 से गुणा कर दिए और इस समीकरण में गुणा करके 5 से 2 से गुणा कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूना 6x हो जाएगा और ये भी 3 दूना 6x हो जाएगा। मतलब कि एक तो एक चर को जो है हम बराबर कर दिए। तो यही करने का प्रयास करेंगे चरण 1 में। तो यहाँ पे क्या किए, चरण 1 में आपका 3 से गुणा किए और इसमें 2 से गुणा किए, तो आपका ये जो आपका बनेगा समीकरण, वो समीकरण आपका ये बन गया 6x। आपका हो गया ये 6x प्लस 9y बराबर 105 है। और ये आ जाएगा आपका 6x प्लस 4y बराबर 80। ठीक है, ये आपका समीकरण बन गया, दो समीकरण, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से देखते हैं, पुनः जो है समीकरण को दूसरे समीकरण में जोड़ के, मतलब ये तो आपका पूरा दोनों एक बार में हम कर दिए, ठीक है। चरण 2 में हर चर रहित एक सत्य कथन प्राप्त को मूल समीकरण युग्म से अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब देखिए आपको हम यहाँ पे समझाने का कोशिश करते हैं कि हाँ, जब दोनों इक्वल हो गया आपका, ठीक है, इतना हो गया, तो अब क्या करेंगे, हम नीचे वाला का साइन चेंज कर देंगे। जैसे कि यहाँ प्लस है, इसमें से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। तो ये 6x और ये 6x कट जाएगा, ठीक है। यहाँ बचेगा क्या, 9 में से 4 गया, वो बचेगा 5y बराबर 5 का यहाँ 5 बच जाएगा, और 10 में से 8 गया, ये 2 बच जाएगा। तो यहाँ से y बराबर क्या बच जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। y बराबर क्या आ गया, 5। देखिए यहाँ पे आपका y बराबर क्या आया है आपका, यहाँ पे देखिए y बराबर क्या आ गया आपका, 5। 5 आ गया। उसी प्रकार अब जो है वहां पे समीकरण जो मेरा निकला है, दो समीकरण, एक कोई भी समीकरण में हम y बराबर 5 को पुट कर देंगे, तो ट्वाइस एक्स प्लस 3y बराबर 35 है। अब जो है y का मान, इसका मान क्या पुट करना है, 5 पुट कर देना है। तो जब y का मान 5 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 इंटू 5, इसके बाद 2x इक्वल टू प्लस 15 इक्वल टू 35। अब जो है 15 को 15 को क्या करेंगे, हम इस साइड भेज देंगे, तो 15 इस साइड आके माइनस में हो जाएगा, ताकि यहाँ प्लस में है, तो बचेगा क्या 20। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20/2 इक्वल टू 10। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा, और y बराबर 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। अब सेकेंड जो मेथड है,
अब आता है प्रतिस्थापन विधि, जिसको कि सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें क्या होता है कि किसी एक समीकरण का x या y का मान निकालेंगे और उस समीकरण के x या y का मान को दूसरे समीकरण में x या y की जगह पे पुट कर देंगे। सपोज दैट हम किसी समीकरण से x का मान उठाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं समीकरण जो है x प्लस 3y प्लस 8 है। यहाँ पे क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो अब प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि ये जो है समीकरण आपका 1 है और ये जो आपका है समीकरण 2 है, ठीक है, मान लिए। इसके बाद अब क्या करना है, समीकरण 1 को हम लेते हैं। अब इस समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, काम करेंगे। हाँ, तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, हम पहले बोल दिए कि या तो x का मान निकालेंगे या y को मान निकालेंगे। मतलब अपने सुविधा के हिसाब से हम x या y का मान निकाल सकते हैं। तो जब x का मान निकालेंगे, मान लीजिए हम x का मान निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 8 माइनस इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 3y। ये आपका जो आ गया x इक्वल टू 8 माइनस 3y। अब जो है इसका जो वैल्यू, x का वैल्यू जो आ गया, इसको हम क्या करेंगे, इस समीकरण में रख देंगे। x का वैल्यू x की जगह पे रखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, समीकरण 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 है आपका, इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब जो है x की जगह पे क्या रखना है, 8 माइनस 3y। x इक्वल टू क्या रखना है, 8 माइनस 3y। x माइनस 3, 8 माइनस 3y को x की जगह पे रख दिए और प्लस y इक्वल टू 3। अब जो है इसको जो भी है गुना भाग करके हम कर लेंगे। तो 8 और गुना 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ पे 16 हो गया। इसके बाद 3 गुना 6 तो माइनस 6y प्लस वाई इक्वल टू 3। अब जो है 6y और एक y चला जाएगा, क्या बचेगा, 5y हो गया माइनस इक्वल टू 3 है। इसको जब इस साइड भेजेंगे तो माइनस 16 हो जाएगा। अब जो है माइनस 5y बराबर कितना हो गया, -13। अब तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 5/13। इतना हो गया। अब जो है मेरा जो समीकरण 1 है, उस समीकरण में y बराबर 5/13 पुट कर देंगे। तो y का मान क्या है, 5/13, इसको पुट कर दिए। तो यहाँ कितना हो गया, 5 किया 15/13। तो x का मान कितना होगा, 8 माइनस 15/13। ये जो इस साइड आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा आपका। अब जो है x का मान कितना हो गया, 89/13। ये आपका x का मान हो गया। यहाँ से हम x का मान निकाल लिए और यहाँ से हम y का मान निकाल लिए। तो दोनों का मान आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकालने के लिए बता दिए। आगे जो है इसका हम प्रैक्टिस लेके आएंगे। उसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन को लेंगे और उसका जो है प्रैक्टिस करवाएंगे आप लोगों को, ताकि आप इस सवाल को अच्छे तरीके से बना सकें, ठीक है। अब जो एक लास्ट विधि है जिसको कि हम लोग बोलते हैं व्रज गुणनखंड विधि, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होता है ना कि हम इस तरह मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इस तरह से, ठीक है। तब यहाँ पे जो है जैसे कि आपका पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 7, सेकेंड जो है इक्वल टू 0 है। इसके बाद ये दिया है 6x प्लस 5y माइनस 11 इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब जो है जब x का मान निकालना है, हमको x का मान निकालना है, तो x वाला पार्ट को हम विलुप्त कर देंगे, ठीक है। इसको झाप दिए, इसको इसका काम अभी नहीं करेंगे, ठीक है। अब गुना कैसे होगा आपका, इधर से 3 गुना 11, ठीक है, 3 गुना 11। इसके बाद 5 गुना -7, ठीक है। अब इसमें जो होता है आपका, ये जो विधि चलता है आपका, ये ऐसे होता है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे किए हुए हैं, ये इंटू है 3 इंटू -11। 3 इंटू क्या हो गया आपका, -11। इसके बाद बीच में माइनस देते हैं हम लोग, माइनस होता है इसमें, ठीक है। अब 5 गुना, यहाँ से चलेंगे इधर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम माइनस के साथ लेके चलते हैं, तो माइनस लिए 5 गुना -7, 5 गुना -7, ठीक है। इसी प्रकार सेकेंड वाला जो लेंगे, इसको भी हम, यहाँ पे क्या होता है कि माइनस हो जाता है, लेकिन इसको हम पलटा दिए हैं, ठीक है। तो y का मान निकालना है, तो y को विलुप्त कर देंगे, x को लेके चलेंगे। यहाँ पे x कितना है, 2x और 6x, और यहाँ पे कितना है -7 और -11। अब ऐसे गुना होगा,
यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे माइनस पहले हो जाता था, इसलिए इसको क्या करेंगे, पहले इधर से गुना कर देंगे। मतलब कि -7 × 6, -7 × 6 किए हैं। इसके बाद जब इधर से लेंगे तो फिर होगा माइनस, माइनस साइन दे दिए, फिर -11 × 2, 11 × 2 कर दिए। फिर जब इसका वैल्यू निकल गया, आप कांस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, कांस्टेंट को लुप्त कर देंगे। अब गुना होगा 2 × 5 और फिर होगा 6 × 3, माइनस में है, ठीक है। आपका ये निकल गया। इसके बाद जो है आप इसको गुना कर लीजिए, गुना कर लेंगे दोनों को, जोड़ घटा जो करना है आप कर सकते हैं। इसके बाद x/2 और y/-20 इतना आया। अब जब है x/2 एक साथ, एक बार इसके साथ लेंगे फिर एक बार इसके साथ, इतना आया। तो x बराबर कितना आ गया, 1/-4। उसी तरह अगर y का वैल्यू निकालना है तो इसके इक्वल किए तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5/2। तो x बराबर -1, 1/-4 और y बराबर 5/-2। यहाँ पे जो है थोड़ा सा हम इसको समझा देते हैं। जैसे कि ax + by + c, a1 b1 c1 x1 y1 = 0 है, और a2 x2, ठीक है, ये x रहेगा, ठीक है। फिर b2 y1 + c2 = 0। जब x का वैल्यू निकालेंगे, हम x1 का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई, इसको जो है हम लुप्त कर देंगे, ठीक है। निकालेंगे क्या, ऐसे b1 b2, इसके बाद c1 c2, इसको गुना करेंगे ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे गुना करेंगे। उसी प्रकार जब y1 का वैल्यू निकालेंगे तो y को लुप्त कर देंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या, a1 a2 और फिर इधर बचेगा c1 c2। इसको भी हम इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है, एक माइनस साइन आ जाता है सेकेंड वाला में। फिर थर्ड वाला हम जो निकालेंगे ये कांस्टेंट के लिए, ठीक है, मतलब कि कांस्टेंट के लिए, मतलब कि कांस्टेंट हो गया, ठीक है। इसके लिए जब निकालेंगे तो ये आएगा a1 a2 b1 b2। इसमें भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा ऐसे पहले फिर ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है हम आपको थोड़ा सा ही कर रहे हैं। जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका x1/b1 c2। अब माइनस में आ जाएगा आपका, इधर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा b2 c1। उसी प्रकार यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे माइनस है, माइनस ले लिए y1। फिर इसी प्रकार a1 c2 -a2 c1। उसी प्रकार यहाँ पे लेंगे, प्लस में आ जाएगा तो कांस्टेंट हो गया, मान लीजिए 1 ले लिए, a1 b2, अब माइनस में हो जाएगा a2 b1। इस तरह से इसका हम मल्टीप्लीकेशन ऊपर में किए हुए हैं, ठीक है। इसी का यूज हम लोग किए हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्या करना, इसको अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये चेंज हो जाता है। तो ऊपर में क्या किए हैं, इसी को हम चेंज किए हुए हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आता होगा। थैंक यू। और आप लोग जो है इसका पीडीएफ जो है मेरी टेलीग्राम चैनल पे जाके आरपीएस ट्यूटोरियल के नाम से जो है उस पे जाके ज्वाइन करके आप वहां से इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है।